हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी ISFR 2019 के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हमने हमारे लेक्चर नंबर फर्स्ट में ISFR रिपोर्ट को थोड़ा डिस्कस किया था, लेकिन आज हम इसको पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 222 पेज हैं और फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेसिफिकली ये रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाएंगे। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ से क्वेश्चंस बनाने हैं। जितने ज़्यादा आप यहाँ पे मेहनत कर सकते हैं उतने ही मार्क्स आप गेन करेंगे ज़्यादा और एक लीड लेने में आप सक्सेसफुल होंगे। तो ये जो रिपोर्ट है इसको स्किप बिल्कुल मत करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही इसके 2 वॉल्यूम है। वॉल्यूम फर्स्ट में तो इंडिया का बताया गया है पूरा, और जो वॉल्यूम सेकंड है उसमें स्टेट वाइज डेटा दिया गया है। जो स्टेट स्पेसिफिक डेटा दिया गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी राजस्थान वाली एग्ज़ाम होने वाली है, तो जो RPSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं स्टूडेंट, उनको भी वहाँ की राजस्थान का जो भी फॉरेस्ट का पूरा डेटा दिया गया है वो देखना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। देखो, फॉरेस्ट्री ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट है और आपको फॉरेस्ट्री के बारे में लेटेस्ट क्या चल रहा है इसकी जानकारी इस रिपोर्ट से ही मिलेगी। इसलिए मैंने आपको जो PDF प्रोवाइड करवाई हैं उनमें मैंने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को भी हाईलाइट करके ऐड कर दिया है। इसके साथ ही जो राजस्थान वाली है उसको भी मैंने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसके वो हाईलाइट कर दिए हैं। तो अभी हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे इन रिपोर्ट में आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही आप जो अदर स्टूडेंट हैं उनसे लीड लेने में सक्सेसफुल होगी, क्योंकि इस रिपोर्ट की एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। तो आपको यहाँ से अपने लिए देखना है कि क्या क्या चीज़ें आप यहाँ से निकाल पाते हैं। मैंने मेरे हिसाब से कोशिश की है और इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि ये रिपोर्ट पब्लिश किसके द्वारा की जाती है। तो जो FSI है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, उसके द्वारा ये पब्लिश की जाती है। तो इसके बारे में पूरा आगे डिटेल से बताया गया है। गवर्नमेंट की ओर से जो रिपोर्ट होती हैं ये सारी ही इम्पोर्टेंट होती हैं। फॉरेस्ट के लिए ये स्पेसिफिकली 2019 में अब की गई है। ये 2 साल में एक बार रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। तो पहले 2017 में की गई थी, अब ये 2019 में की गई है। तो यहाँ तो मिनिस्टर्स की डिटेल है। चलते हैं हम आगे। देखिए, यहाँ पे सेलिएंट फाइंडिंग्स दी गई हैं इस रिपोर्ट की। तो सबसे पहले दिया गया है कि टोटल फॉरेस्ट कवर जो है हमारी कंट्री का वो है 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 21.67% है हमारे जोग्राफिकल एरिया का। देखिए, इस पे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट कि 21.67 और 24.56 में। देखिए, जोग्राफिकल जो एरिया है हमारा, टोटल फॉरेस्ट कवर है वो तो 21.67 है, लेकिन इसमें अगर हम ट्री कवर भी ऐड कर दें, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों को ऐड कर दें, तो ये 24.56% हो जाता है, जो कि 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछे टोटल फॉरेस्ट कवर तो है 21.67, और पूछे टोटल फॉरेस्ट कवर इसके साथ ही एडिशन ट्री कवर का, तो ये होगा 24.56%। तो इससे अब आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि देखिए 21.67% है ये, और ट्री कवर ऑफ कंट्री इज एस्टिमेटेड ये 95,027 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 2.89% है जोग्राफिकल एरिया का। तो इन दोनों का जो एडिशन है वो यहाँ पे है 24.56%।
नेक्स्ट लाइन में दिया गया है कि यहाँ पे जो हमारा फॉरेस्ट कवर है उसमें 0.56% की वृद्धि हुई है, यानी 3,976 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है एंड 1,212 स्क्वायर किलोमीटर का ट्री कवर हमारे यहाँ पे बढ़ा है। और टोटल अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो 5,188 स्क्वायर किलोमीटर यानी 0.65% फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को मिला के यहाँ पे वृद्धि हुई है। एट द नेशनल लेवल की बात यहाँ की जा रही है, स्टेट वाइज वॉल्यूम सेकंड में बात की जाएगी, यहाँ पे नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। ये जो वृद्धि है, ये जो पिछली जो रिपोर्ट थी ISFR 2017 में पब्लिश हुई थी, तो उसकी तुलना में ये वृद्धि बताई गई है। नेक्स्ट दिया गया है कि जो फॉरेस्ट कवर है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया एंड ग्रीन वॉल्स के अंडर उसमें डिक्रीज़ हुआ है और इसके आउटसाइड जो एरिया है उसमें इंक्रीज़ हुआ है। तो इस सब को आगे डिटेल से बताया गया है। यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया गया है क्योंकि ये रिपोर्ट की स्टार्टिंग है, आगे इसमें 10 चैप्टर हैं तो उनको हम डिटेल से देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है। एक तो यहाँ से 100% प्रोबेबिलिटी है कि इन लाइनों से क्वेश्चन बने कि आपको या तो टोटल फॉरेस्ट कवर पूछेंगे या फिर टोटल फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर पूछेंगे। और ये सिर्फ आपके फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो आपका जीके का पेपर होगा उसके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट पैरा है आगे कि 5 स्टेट ऐसे हैं जिनके फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो कर्नाटका, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद है केरला, फिर है जम्मू कश्मीर एंड है हिमाचल प्रदेश। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको ऑर्डर में लगवा सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि जो एरिया में इंक्रीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग, या फिर 4 ऑप्शन दे सकते हैं कि कौन से इनमें से कौन सा नहीं है जिसके फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज हुआ है। तो आपको इन 5 के नाम अच्छे से याद रखना है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। इसके बाद में जो हिली डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी बात की गई है। तो जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988, उसके अकॉर्डिंग हमारे पूरे इंडिया में 33% जोग्राफिकल पार्ट पे वन होने चाहिए, लेकिन हम देख सकते हैं कि हमारी टोटल तो 24.56 है और वैसे देखें सिर्फ फॉरेस्ट कवर तो वो 21.67% है। तो 33% का आंकड़ा है वो अभी काफ़ी दूर है। लेकिन आप जानते हैं कि हिली जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो काफ़ी ग्रीनरी वहाँ है। तो हिली डिस्ट्रिक्ट में 40.30% जो उनके टोटल जियोग्राफिकल एरिया का है वो फॉरेस्ट कवर वहाँ पे मिलता है। और अब इनके हिली डिस्ट्रिक्ट के जो फॉरेस्ट कवर है उसमें 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 0.19% की वृद्धि हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब आपको यहाँ पे ऐसे पूरा याद रखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है कि फॉरेस्ट कवर हिली डिस्ट्रिक्ट में कितना है फिर ट्राइबल में कितना है। जस्ट एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि इतना रट्टाफिकेशन अगर आप करेंगे तो जो मेन पॉइंट्स हैं वो भूल जाएंगे। तो मेन पॉइंट जो शुरू के 3 लाइन में मैंने बताए थे आपको वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आगे दिया गया ये परसेंट है, ये आपको याद रखना ज़रूरी है, पर कि जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो फॉरेस्ट कवर हैं वो 37.54% है जोग्राफिकल एरिया के, यानी उन डिस्ट्रिक्ट का जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 37.54% पार्ट पे फॉरेस्ट कवर मिलता है। तो जैसे आपको अगर ऑप्शन बना के दें तो हिली डिस्ट्रिक्ट इस तरीके से दे सकते हैं कि जो हिली डिस्ट्रिक्ट है उसमें फॉरेस्ट कवर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की तुलना में ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो 40.30% है और यहाँ पे 37.54% है। तो यानी हिली डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को। तो हम सब जानते हैं कि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ये काफ़ी ब्यूटीफुल है और इधर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। तो यहाँ का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है
ये 65.05% है इसके जोग्राफिकल एरिया का। और करंट असेसमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है। तो ये जो डिक्रीज़ वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 0.45% का डिक्रीज़ हुआ है। देखिए अब असम और त्रिपुरा, इन दोनों स्टेट के अलावा जो बाकी के सारे स्टेट हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, उनमें डिक्रीज़ देखने को मिला है। यानी इन दोनों को छोड़ के बाकी जो सारे हैं उनमें डिक्रीज़ हुआ है फॉरेस्ट कवर में। फिर काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो मैंग्रोव कवर है हमारे इंडिया का, उसमें इंक्रीज़ हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। पिछले असेसमेंट की तुलना में 1.10% वृद्धि हुई है। फिर नेक्स्ट है कि टोटल ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड। ये देखो 5,915.76 मिलियन कम, कंप्राइजिंग 4,273.47 मिलियन कम इनसाइड फॉरेस्ट एरिया, और आउटसाइड की बात कर रहे हैं तो 1642.29 मिलियन कम आउटसाइड। तो ये टोटल बताया है, और ये है इनसाइड फॉरेस्ट और ये है आउटसाइड, तो इसको ऐड करके ये बताया है। आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, द एवरेज ग्रोइंग स्टॉक पर हेक्टेयर इन फॉरेस्ट हैज़ बीन एस्टिमेटेड एज 55.69। अब हम देखने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट बैम्बो के बारे में। टोटल बैम्बो बियरिंग एरिया जो है हमारी कंट्री का वो है 1,60,037 स्क्वायर किलोमीटर, और जो बैम्बो एरिया है इसमें इंक्रीज़ हुआ है पिछली रिपोर्ट की तुलना में। तो इन पे स्पेसिफिकली एक एक चैप्टर दिया गया है, तो हम यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं देखने वाले हैं। जब ये चैप्टर आएंगे तब हम इनको डिटेल से वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब हम आगे मूव करते हैं। ये जो यहाँ पे सेलिएंट फीचर्स दिए गए हैं, अगर आप इनको भी अच्छे से पढ़ते हैं तो यहाँ से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए प्रेजेंट में जो असेसमेंट किया गया है ISFR रिपोर्ट 2019 में, इसके अकॉर्डिंग जो टोटल कार्बन स्टॉक है फॉरेस्ट में वो एस्टिमेट किया गया है 7,124.6 मिलियन टन, और यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है 42.6 मिलियन टन का कार्बन स्टॉक में of the country as compared to the last assessment, और annual increase is 21.3 million ton which is 78.1 million ton CO2। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात हमने की थी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के टॉपिक को हमने अच्छे से देखा था। तो उसका मतलब क्या है कि कार्बन को स्टोरेज करके रखना, तो ये नेचुरल तरीके से कार्बन को स्टॉक करने की बात यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि फॉरेस्ट के द्वारा आप जानते हैं कि नेचुरली कार्बन को स्टोर किया जाता है, यानी कि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ही कार्बन स्टॉक यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब हमारे फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीज़ हुआ है। अब नेक्स्ट दिया गया है कि SOC यानी सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, ये रिप्रेजेंट करता है लार्जेस्ट पूल ऑफ कार्बन स्टॉक इन फॉरेस्ट विच हैज़ बीन एस्टिमेटेड 4,004 मिलियन टन्स। ये लगभग 56% कंट्रीब्यूट करता है टोटल फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक ऑफ द कंट्री। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसमें लिविंग फैक्टर होते हैं एंड सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन एंड लिटरफॉल वगैरह, ये सब इसके अंडर आते हैं। तो काफ़ी डिटेल से आगे ये चैप्टर में दिया गया है। कार्बन स्टॉक का स्पेसिफिकली एक चैप्टर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि देयर आर 62,466 वेटलैंड्स जो कि 3.83% एरिया कवर करते हैं हमारी कंट्री का विद इन द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया एंड ग्रीन वॉश एरिया, एंड द टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड लोकेटेड विद इन द जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया एंड ग्रीन वॉश एरिया वो है 8.13%।
अब जो वेटलैंड एरिया है तो देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ दिया है कि अमोंगेस्ट द स्टेट, गुजरात जो है उसके पास लार्जेस्ट एरिया ऑफ वेटलैंड है विद इन द RFA रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। उसके बाद है वेस्ट बंगाल में। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देख के। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑफ फ्यूल वुड ऑन फॉरेस्ट इज हाईएस्ट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो फ्यूल वुड पे डिपेंडेंस है महाराष्ट्र में, और फोडर और स्मॉल टिम्बर और बैम्बो के लिए है मध्य प्रदेश में। इट हैज़ बीन असेस्ड दैट द annual removal of small timber by the people living in the forest fringe village is nearly 7% of the average annual yield of forest in the country। और इसके साथ ही जो एरिया इन्वेजिव स्पीसीज से अफेक्टेड है, इन्वेजिव स्पीसीज से क्या मतलब है, यानी कि जो नेटिव नहीं है स्पीसीज, कहीं अदर से उनके बीज या तो लाके लगाए गए हैं या फिर अपने आप वीड में मिक्स होके आ गए हैं और जो वहाँ का जो फ्लोरा और फोना है उसको नुकसान पहुँचाते हैं, ऐसी स्पीसीज कहलाती हैं इन्वेजिव स्पीसीज। तो अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखे होंगे तो मैंने वहाँ भी इसको डिस्कस किया था। तो द इंफॉर्मेशन ऑन एरिया अफेक्टेड बाय 5 मेजर इन्वेजिव स्पीसीज इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ NFI डेटा हैज़ बीन गिवन इन द प्रेजेंट ISFR। तो इस रिपोर्ट में इसको भी मेंशन किया गया है। अब हम देखते हैं आगे। यहाँ फायर प्रोन फॉरेस्ट एरिया की बात की गई है कि जो 5 किलोमीटर 5x5 का है किलोमीटर ग्रेड का, इसके बेसिस पे मैपिंग की जाती है फॉरेस्ट फायर की फ्रीक्वेंसी। द एनालिसिस रिवील दैट 21.40% जो फॉरेस्ट कवर है हमारे इंडिया, वो हाईली टू एक्सट्रीमली फायर प्रोन है। तो काफ़ी चिंताजनक बात है। जो फायर के बारे में जो चैप्टर है वो भी स्पेसिफिकली एक चैप्टर दिया गया है, तो इसको हम वहाँ से डिटेल में देखने वाले हैं। अब ये जो आगे टेबल दी गई है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। देखो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया इन 2019, एक तो है वेरी डेंस फॉरेस्ट, फिर है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, फिर है ओपन फॉरेस्ट। तो इसके नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे ये काफ़ी सघन है, फिर ये इससे कम और फिर ये इससे कम। तो इसके बारे में जो डिटेल है कि इनका कितने % एरिया अगर वहाँ पे ट्री हैं तो वेरी डेंस होगा, ये सब डिटेल आगे दी गई हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि देखो टोटल फॉरेस्ट कवर ये 21.67% है, ये इनसे मिलके बना है। अब यहाँ पे ये याद रखने की आवश्यकता है आपको, उसके बाद थोड़ा सा देख लेना फिर आइडिया हो जाएगा, लगभग 7 लाख इतने स्क्वायर किलोमीटर के, तो याद हो जाएगा। अब इसमें कुछ एडिशन कर रहे हैं तो थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी 8 लाख कुछ हो गया। तो क्या ऐड किया, ट्री कवर को ऐड किया, 2.89% को ऐड किया इसमें, यानी 24.56% बन गया। तो ये टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। इसके बाद जो स्क्रब है उसको टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर में शामिल नहीं किया जाता, तो ये जो है वो होता है 1.41% है, 1.41% है। और जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है, अब देखो 33% पे तो होना चाहिए फॉरेस्ट, लेकिन 33% पे नहीं है, सिर्फ 24.56% पे ही है। तो यहाँ जो बाकी स्क्रब को भी ऐड कर दिया जाएगा टोटल फॉरेस्ट में, उसके बाद में 100 में से माइनस कर लिया जाएगा, फिर 76.92% जो है वो नॉन फॉरेस्ट एरिया है हमारा। तो ये टोटल जोग्राफिकल एरिया, ये तो आप सबको पता होगा, इंडिया का जोग्राफिकल एरिया दिया गया है यहाँ पे 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पे छोटी सी डिटेल दी गई है कि स्टार इंक्लूड 4,975 स्क्वायर किलोमीटर अंडर मैंग्रोव कवर,
तो देखो स्टार यहाँ लगा है, यानी टोटल फॉरेस्ट कवर में ऐड किया जाता है मैंग्रोव कवर को, और जो नॉन फॉरेस्ट है वो इंक्लूड करता है ट्री कवर को। तो टोटल फॉरेस्ट कवर में नहीं करते इंक्लूड ट्री कवर को, टोटल फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर का अलग से निकाला गया है परसेंटेज। तो इस चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। यहाँ पे कंटेंट दिया गया है पूरा, देखो चैप्टर नंबर 1 है ये, और इसमें आप कंटेंट देख सकते हैं कितना सारा कंटेंट दिया गया है चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2 है ये, यहाँ का देख सकते हैं आप। फिर चैप्टर नंबर 3 में मैंग्रोव के बारे में बताया है। चैप्टर नंबर 4 में बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट टाइप से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 5 में फॉरेस्ट फायर के बारे में बताया है। चैप्टर नंबर 6 में ट्री कवर पूरा, एंड चैप्टर नंबर 7 में ग्रोइंग स्टॉक के बारे में। फिर बैम्बो रिसोर्स ऑफ द कंट्री, तो देख लीजिए कि बैम्बो भी कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, पूरा एक चैप्टर है इस पे। एंड फिर है चैप्टर नंबर 9 कार्बन स्टॉक इन इंडियाज़ फॉरेस्ट, तो पूरा जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का जो है वो इसके अंडर आएगा हमारा। उसके बाद में चैप्टर नंबर जो 10 है हमारा वो है पीपल एंड फॉरेस्ट से रिलेटेड। तो हम देखते हैं आगे, ये डिटेल काम की नहीं है। यहाँ पे फुल फॉर्म्स दी गई हैं, एक्रोनिम एंड एब्रीविएशंस। तो ये लगभग जो काम किए हैं वो आपको पता ही है। देखो नेटकॉम दिया गया है, नेशनल कम्युनिकेशन टू UNFCCC, और ये आपके सिलेबस में मेंशन है, यूनिट नंबर 9 में ये मेंशन है। तो UNFCCC आप सब जानते हैं, यूनाइटेड नेशन की संस्था है ये। तो क्लाइमेट चेंज के लिए ये संस्था है। अब इसको रिपोर्ट देने के लिए इंडिया में भी तो कोई संस्था होनी चाहिए। तो जो नेटकॉम है ये इंडिया में एक ऐसी संस्था बनाई गई है जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ प्रोवाइड कराती है UNFCCC को। तो PDF जो है उनमें मैंने डिटेल से नेटकॉम, UNFCCC सब के बारे में अच्छे से वहाँ पे PDF में जानकारी अवेलेबल करवाई है। अब हम देखते हैं, अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आप पढ़ पाएँ तो एक बार इसको ज़रूर देख के जाना। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई हैं, जैसे अबव ग्राउंड बायोमास में क्या क्या आता है, एंड बैम्बो की यहाँ पे देखो बैम्बो के बारे में यहाँ पे पूरा बताया है। बिलो ग्राउंड बायोमास, बायोडाइवर्सिटी डेफिनेशन है यहाँ पे। देखो कैनोपी की बात हम करते हैं, कैनोपी कवर, कैनोपी डेंसिटी, सब कुछ यहाँ पे बताया है। फिर कार्बन पुल, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो हमने इसको डिटेल से डिस्कस कर लिया है पहले ही। अब देखो स्टोरेज ऑफ कार्बन की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। और जो हमने हमारे लेक्चर डिस्कस किए थे उसमें हमने देखा था कि इसको आर्टिफिशियली किस तरीके से स्टोरेज करते हैं, नेचुरली जो सिंक हैं इसके वो कौन से हैं। फिर देखो चेंज मैट्रिक्स दी गई है, तो आपको ये सब चीज़ें आगे आएंगी डिटेल से हम देखने वाले हैं वहाँ पे। लेकिन अगर आप पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ पाएँ तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, और काफ़ी जल्दी रिवीजन करने के लिए आप ये जो वीडियो है इसको डबल स्पीड में देख सकते हैं। लेकिन जब आप इसको पहली बार देखें तो इसको डबल स्पीड में मत देखना, वरना सब ऊपर से चला जाएगा। यहाँ पे देखो NTF भी दिया गया है, तो आपके सिलेबस में जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें पूरा मेंशन्ड है ये, तो मैंने वहाँ पे डिटेल से इसको बताया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, देखो पूरा। अब फॉरेस्ट्री की बात हो रही है, फॉरेस्ट्री की ही रिपोर्ट है ये, तो पूरा यहाँ पे मिलेगा आपको।
रिमोट सेंसिंग देख लीजिए, चाहे आप सेनोर वेनर इंडेक्स, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडेक्स है। आपको पूछ सकते हैं कि इंडेक्स दे के पूछ सकते हैं कि ये क्या काम आता है, या फिर इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है उनके बीच में जो हैबिटेट्स होते हैं उनमें कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो 4 ऑप्शन दे सकते हैं कौन कौन से इंडेक्स, तो ये वाला इंडेक्स है, ये आंसर होगा। उसके बाद देखो SOM को बताया है पूरा। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ द एरिया इनटू मोर होमोजेनियस यूनिट ऑफ कार्बन डेंसिटी, और पर्पस होता है इसका इंक्रीज द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ अकाउंटिंग बाय रिड्यूसिंग फील्ड डेटा वेरिएबिलिटी। तो अगर आपने लेक्चर देखे होंगे तो वहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में भी बात की है, SDG गोल के बारे में बताया है। यहाँ पे कुछ यूनिट्स दी गई हैं और उनके डायमेंशन दिए गए हैं। यहाँ पे मीटर, टन, हेक्टेयर, मिलियन क्यूबिक मीटर, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इसको CUM लिखते हैं, 1 मिलियन क्यूबिक मीटर। एंड गीगा टन एंड CO2 इक्विवेलेंट, जो कार्बन स्टॉक हमने देखा था, तो उसके लिए ये यूनिट है CO2 इक्विवेलेंट। नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 1 है यहाँ पे। तो चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन का पार्ट है। यहाँ पे बताया गया है कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, ये यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश करती है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को, और बाई एनुअली करती है, यानी 2 साल में एक बार। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI प्रेजेंट फाइंडिंग ऑफ इट्स मैपिंग एंड फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट एक्टिविटीज एट द नेशनल लेवल बाई एनुअली बाई पब्लिशिंग इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR। जो ISFR रिपोर्ट अब 2019 में पब्लिश की गई थी, वो 16वें नंबर की रिपोर्ट थी, यानी जो 1987 से लगातार जो रिपोर्ट पब्लिश की जा रही हैं, देखो 1987 से स्टार्ट हुई थी, तो ये 16वें नंबर की रिपोर्ट थी। ऐसे क्वेश्चन RPSC में काफ़ी पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे दिया गया है, बेस्ड ऑन द रेगुलर नेशन वाइड मैपिंग ऑफ फॉरेस्ट कवर, सैम्पल प्लॉट बेस्ड नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंटरी एंड द स्पेसिफिक स्टडीज कंडक्टेड एट द नेशनल लेवल, और फिर जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट किया गया है इस रिपोर्ट में काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे। इन रिपोर्ट्स में जो पिछली जो रिपोर्ट्स है उनके साथ कंपैरिजन किया जाता है और फिर कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। तो जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं IFS या फिर अदर जो भी एग्ज़ाम, जैसे IAS में भी 1 पूछ लिया जाता है, इन रिपोर्ट्स का आपस में कंपैरिजन कि कितने % वृद्धि हुई है, या फिर जो जो पैरामीटर्स में चेंज हुए हैं। नेक्स्ट आगे दिया गया है कि जो ये रिपोर्ट है मीट्स द विटाल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द फॉरेस्ट्री सेक्टर एंड वाइडली यूज्ड फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो जो भी फॉरेस्ट्री में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर जिधर भी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, उस तरीके से यहाँ पे फिर पॉलिसीज़ डिज़ाइन की जाती हैं। तो ये रिपोर्ट इस तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो डेटा नेशनल एंड स्टेट एंड UT में उसी तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट को देखा जाता है। फिर जो डेटा इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, आल्सो यूज्ड फॉर वेरियस इंटरनेशनली मैंडेटेड कम्युनिकेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ जो डेटा होता है वो इंटरनेशनली यहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो UNFCCC है इससे रिलेटेड, और FAO फूड ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे ये डेटा भेजा जाता है इंडिया की ओर से। तो ये रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम मूव करेंगे आगे।
अब यहाँ पे डिटेल देखो दी गई है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो रिपोर्ट है ISFR वो 2 वॉल्यूम में प्रेजेंट की गई है। तो वॉल्यूम फर्स्ट है, इसमें तो नेशनल लेवल का असेसमेंट दिया गया है। वॉल्यूम सेकंड है, उसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में डिटेल से बताया है। और जो वॉल्यूम फर्स्ट के जो चैप्टर हैं उनके बारे में हमने देखा था अभी स्टार्टिंग में। देखो मैंग्रोव कवर, फॉरेस्ट कवर, बायोडाइवर्सिटी वगैरह, बैम्बो स्टॉक, ये सब इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये चैप्टर्स आगे आएंगे। अब नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो इसको देखते हैं अब। तो 2001 से पहले जो हमारे यहाँ पे 2001 नहीं सॉरी 1999 तक जो डेटा था हमारे यहाँ वो विजुअल इंटरप्रिटेशन मेथड यानी सिर्फ देखकर फिर डेटा यहाँ पे लिख लिया जाता था। लेकिन 2001 के बाद यहाँ पे डिजिटल इंटरप्रिटेशन पे ध्यान दिया गया है। और अब लेटेस्ट में क्या होता है कि इसरो के द्वारा जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है उससे जो डेटा अवेलेबल होता है उसको यूज करते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट कवर को मापने के लिए, यानी डिजिटलाइजेशन की ओर यहाँ पे फॉरेस्ट्री में काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सैटेलाइट डेटा यूज्ड फॉर फॉरेस्ट कवर मैपिंग ओवर द ईयर्स। तो पिछले 32 ईयर का यहाँ बताया है कि कौन सा डेटा पीरियड था, सेंसर कौन से यूज किए गए हैं, स्पाइटल रिजोल्यूशन एंड स्केल कौन सी यूज़ की गई है, मिनिमम मैपेबल यूनिट यहाँ पे उसकी बात की गई है, फिर मोड ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या था। तो आप देख सकते हैं 2-2 साल में देखो स्टार्टिंग से ही 2-2 साल का डिफरेंस यहाँ रहा है। एंड पहले विजुअली किया जाता था, फिर देखो 2001 के बाद में यहाँ पे विजुअल डिजिटल मिक्स चल रहा है। फिर 2001 से डिजिटल तरीके से पूरे तरीके से डिजिटल डेटा यहाँ पे यूज किया जाने लगा। तो ये सारे सेंसर्स यूज किए जाते थे, लैंडसेट एंड IRS। तो ये पूरे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम रिसेंट का देखते हैं। देखो रिसेंट में साइकिल ऑफ असेसमेंट तो हमें याद रखना चाहिए कि 16वें नंबर का ये रिपोर्ट है, फिर 2019 में हुआ है। और IRS रिसोर्स सेट LISS थर्ड इसको यूज किया गया है। स्पाइटल रिजोल्यूशन दिया गया है यहाँ पे। एंड जो स्केल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1:50,000 स्केल का यूज़ किया गया, ये आगे कई बार मेंशन किया जाएगा। एंड मिनिमम मैपेबल यूनिट हेक्टेयर में 1 एंड मोड ऑफ इंटरप्रिटेशन डिजिटल रखा गया है। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट कवर एंड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट कवर एंड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ये 2 टर्म काफ़ी यूज की जाती हैं, ये सिमिलरली लगती हैं। इनका जो डिफरेंस है वो यहाँ दिया गया है। देखो दोनों टर्म में डिफरेंस क्या है। फॉरेस्ट कवर एंड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, देखो एरिया की बात यहाँ की जा रही है, यानी जो लैंड है उससे यहाँ पे मीन होता है इसका। फॉरेस्ट कवर जो है वो इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द फॉरेस्ट कैनोपी एरिया कवर्ड ऑन द ग्राउंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लीगल स्टेटस ऑफ लैंड। लेकिन जो RFA है उसमें यहाँ पे ये फॉरेस्ट के बारे में तो बताता है इन टर्म्स ऑफ लीगल स्टेटस ऑफ डेफिनेशन ऑफ लैंड एज फॉरेस्ट रिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल फॉरेस्ट कैनोपी कवर ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे लैंड का जो स्टेटस है वो इंक्लूडेड नहीं होता और RFA में यहाँ पे इंक्लूडेड होता है। तो दिया गया है कि जो फॉरेस्ट कवर टर्म है वो FSI के द्वारा यूज की जाती है। ये इंक्लूड करती है ऑल ट्री पैसेज विच हैव कैनोपी डेंसिटी जिनकी 10% से ज़्यादा हो एंड एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर और मोर इन साइज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर लीगल स्टेटस एंड स्पीसीज कंपोजिशन। और जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है ये यूज किया जाता है फॉर ऑल सच लैंड्स विच हैव बीन नोटिफाइड एज फॉरेस्ट अंडर
any government act or rules of recorded as forest in the government records। तो यहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए और यहाँ पे लीगल स्टेटस की बात नहीं की जाती है। नेक्स्ट आगे काफ़ी इम्पोर्टेंट दिया गया है कि एफएसआई जो है वो ऑब्टेन करती है बाउंड्री ऑफ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। क्यों? क्योंकि जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं वो कस्टोडियन होते हैं आरएफए के, तो इस वजह से यहाँ से आरएफए के बारे में डेटा लिया जाता है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे समझाया गया है, देखो, आरएफए विदाउट फॉरेस्ट कवर एंड आरएफए विद फॉरेस्ट कवर एंड फॉरेस्ट कवर आउटसाइड आरएफए। तो येलो कवर वाला पार्ट है ये आरएफए को प्रेजेंट करता है, ये ग्रीन वाला फॉरेस्ट कवर को, और ये आउटसाइड आरएफए एरिया को प्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया दिए गए हैं स्टेट एंड यूटीज में, तो यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब है नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंटरी। तो नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंटरी से हमारा क्या मीन है ये देखेंगे हम। तो फॉरेस्ट इन्वेंटरी के बारे में हम हमारे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। उसी तरीके से जो नेशनल लेवल पे फॉरेस्ट इन्वेंटरी है ये एक मेजर फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट एक्टिविटी है जो कि एफएसआई के द्वारा कैरीड आउट की जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, इन्वेंटरी में डिटेल्स होती हैं, सारी डिटेल्स रखी जाती हैं। तो इसका काम है टू असेस ग्रोइंग स्टॉक ऑफ ट्री, नंबर ऑफ ट्री, बैम्बोज एंड सोइल कार्बन, अकरेंस ऑफ एनटीएफपी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और इन्वेजिव स्पीसीज एंड और भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स के बारे में ये यहाँ पे डिटेल रखती है। तो फॉरेस्ट इन्वेंटरी इज डन फॉलोइंग ए स्टैंडर्डाइज सैम्पलिंग डिज़ाइन बाय विच सैम्पल प्लॉट फॉर फील्ड ऑब्जर्वेशन आर लेड अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, फिर एफएसआई के द्वारा न्यू ग्रिड बेस्ड एनएफआई डिज़ाइन को 2016 में अडॉप्ट किया गया था और इसके बारे में आगे डिटेल से बताया गया है। इसके साथ ही जो ट्री कवर है यानी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में जो ट्री कवर मिलता है, देखो ट्री कवर जो है वो आउटसाइड जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उधर काउंट किया जाता है। तो इससे मीन है कि ऑल पेजेज ऑफ ट्री जिनकी जो साइज है वो लेस देन 1 हेक्टेयर हो इंक्लूडिंग द स्केटर्ड ट्री। ट्री कवर फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। देखो, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट TOF, आउटसाइड है ना, उधर ट्री कवर काउंट किया जाएगा, क्योंकि इसीलिए फिर इसको फॉरेस्ट कवर में ऐड करते हैं और उसके बाद में जो टोटल हमने देखा था 24.56% वो बनता है पूरा। तो ये आउटसाइड मिलता है ट्री कवर। और फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर पुट टुगेदर is called forest and tree cover, which is the parameter for monitoring progress against the national forest policy goal of 33%। तो 1988 की जो पॉलिसी है उसका ये गोल है ऑफ द कंट्री जियोग्राफिकल एरिया अंडर इट। तो यहाँ पे प्रॉपर ये ध्यान रखा जाता है और गोल ये रखा जाता है कि 33% तक एरिया हम पहुँचा पाए हमारी कंट्री में फॉरेस्ट कवर का। फिर है स्पेशल फीचर्स इन ISFR 2019। तो अभी हम ये रिपोर्ट जब डिस्कस करना शुरू किया था तब हमने देखा था कि जो फ्यूल वुड है उसके लिए जैसे महाराष्ट्र में काफ़ी डिपेंडेंस है फ्यूल वुड पे। तो ये जो चीज़ें हैं कि कौन से स्टेट की जो डिमांड है वो जैसे फोडर पे है या स्मॉल टिम्बर पे या बैम्बो पे है, वो सारा एस्टिमेशन पहली बार किया गया है यहाँ पे। तो क्वांटिफाइड एस्टिमेशन ऑफ डिपेंडेंस ऑफ पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट फ्रिंज विलेज ऑन फॉरेस्ट फॉर फ्यूल वुड फोडर स्मॉल टिम्बर और बैम्बो के लिए इस पे डिपेंडेंट होते हैं। इसकी जो एस्टिमेशन है वो यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन द कंट्री।
तो फॉरेस्ट कवर के अलावा जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसके अलावा जो पार्ट है उसमें जो ट्री उगे हुए हैं वो सब आते हैं ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करते हैं ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में। किस तरीके से कि लोगों की जो टिम्बर वगैरह की डिमांड है या ट्री से जो भी डिमांड है ये सारी कंप्लीट कर दी जाती है इन ट्रीज़ के द्वारा जो आउटसाइड फॉरेस्ट हैं। तो जो बर्डन है वो नहीं बढ़ता है फॉरेस्ट कवर पे हमारे, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो काफ़ी छोटी छोटी डिटेल हैं लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। देखो TOF लिख दिया जाएगा सिंपली आपको कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, तो आपको इसका मीन पूछ लेंगे। तो इसका मीन क्या है हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, अब हम दोबारा देख लेते हैं कि इसके डेफिनेशन से देखो आपको पता चल रहा है कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से बाहर हैं ये ट्री, यानी कौन से ट्री हैं ये, तो ये वो ट्री हैं जो आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया सिचुएटेड हैं। ठीक है, देखो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया में रिकॉर्ड हो चुका, एंड फॉरेस्ट कवर है वो भी रिकॉर्ड हो चुका है फॉरेस्ट में, एंड उसके अलावा जो बच गया वहाँ पे जो ट्री मिलेंगे वो टोटल ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट कहलाएंगे। तो हम देखते हैं, देखो अर्बन फॉरेस्ट्री को हमने देखा, तो इन सब का जो पर्पज़ है ट्री को लगाना, तो ये जो ट्री कवर इंक्रीज हो रहा है वो सब ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट के अंडर ही तो आता है, उसी से फिर लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं, फिर जो हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर है उस पर बर्डन नहीं आता। तो इस तरीके से यहाँ पे TOF को दिया है। तो आगे फिर यही डिटेल दी गई है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है फॉरेस्ट कवर की आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया एंड ग्रीनवर्स एंड ट्री कवर, एक्सटेंट ऑफ जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है इसको पहली बार यहाँ पे रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट की बात हो और बायोडाइवर्सिटी की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो फॉरेस्ट हैं वो स्टोर हाउसेज हैं बायोडाइवर्सिटी के। तो देखो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, देयर आर डिफरेंट ड्राइवर्स which tend to cause degradation of forests leading to loss of biodiversity and reduced ecosystem service from the forest. Biotic pressure, climate change and forest fire are known as important causes of loss of biodiversity. तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बायोटिक जो कंपोनेंट है उन पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इन सारी वजह से क्या है कि हमारी जो जैव विविधता है उसमें कमी आ रही है। तो यहाँ पे प्लांट बायोडाइवर्सिटी को भी असेस किया गया है ISFR 2019 में, इस पे एक स्पेसिफिकली चैप्टर है। नेक्स्ट देखते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में पहली बार यहाँ पे रैपिड असेसमेंट किया गया है बायोडाइवर्सिटी का स्टेट एंड यूटीज़ में, यहाँ पे 2 को छोड़ के। जो चैम्पियन और सेठ ने क्लासिफिकेशन दिया था 1968 में 16 फॉरेस्ट टाइप का, तो उन्हीं पे ये पूरा जो फॉरेस्ट है उन पे ये बायोडाइवर्सिटी का असेसमेंट किया गया है। और आगे अब काफ़ी इम्पोर्टेंट है सेनर विनेर इंडेक्स, तो इसमें जो कंपैरिजन किया जाता है बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट्स में, तो काफ़ी डिटेल में ये आगे आएगा। देखो लिखा भी गया है कि चैप्टर नंबर 4 में पूरा डिटेल से इसको दिया गया है। अब यहाँ पे रिफाइंड फॉरेस्ट टाइप में इंडिया की बात की गई है कि चैम्पियन एंड सेठ ने 1968 में क्लासिफिकेशन दिया था, तो 2011 में यहाँ से फिर से स्टार्ट हुई ये प्रोसेस, और फिर देखिए 2016 में लेटेस्ट बेसलाइन फॉरेस्ट कवर को इनिशिएट किया गया और 2019 में कंप्लीट किया गया। तो न्यू फॉरेस्ट टाइप एटलस इज अंडर प्रिपरेशन, द लेटेस्ट फॉरेस्ट टाइप मैप ऑफ इंडिया अलोंग विद द एरिया फिगर ऑफ फॉरेस्ट टाइप ग्रुप्स, तो इसको चैप्टर नंबर 4 में बताया गया है। आगे यहाँ पे मैपिंग ऑफ फायर प्रोन फॉरेस्ट एरियाज़ की बात की गई है, तो यहाँ पे काफ़ी छोटा छोटा बताया है, आगे इन पे पूरा चैप्टर है तो उनमें ये सारी चीज़ें वहाँ कवर होने वाली हैं। फिर वेटलैंड्स की बात की गई है,
तो वेटलैंड्स को भी पूरा यहाँ पे आगे बताया है। फॉरेस्ट कवर ऑन स्लोप्स, तो देखो छोटी छोटी लाइंस हैं यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वो। जैसे हाई फॉरेस्ट कवर स्टीप स्लोप्स पे मिल रहा है तो इसका मतलब वो गुड इंडिकेटर है इस चीज़ का, स्टेबिलिटी ऑफ माउंटेन का। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मे आल्सो बी यूजफुल इन कैचमेंट एरिया रीट्रीटमेंट प्लान्स में। इसके बाद मेजर इन्वेजिव स्पीसीज की बात की जा रही है, क्योंकि जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट का हमारा गोल होता है उसमें जो इन्वेजिव स्पीसीज हैं ये काफ़ी थ्रेट क्रिएट करती हैं, क्योंकि इनकी वजह से फ्लोरा एंड फोना सब इनसे इफ़ेक्ट होते हैं। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंटरी ने क्या किया है कि हर स्टेट या यूटी में कौन कौन सी 5 मेजर इन्वेजिव स्पीसीज हैं उनका जो डेटा है वो भी कलेक्ट किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, इम्पोर्टेंट एंटी एफपी स्पीसीज। तो एंटी एफपी स्पीसीज के बारे में बात की है, ये पूरा डिटेल से आगे दिया है। डायमीटर क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर ट्री स्पीसीज इन फॉरेस्ट, तो ये यहाँ दिया है। मेजर स्पीसीज इन ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, तो आउटसाइड फॉरेस्ट की हम बात कर रहे थे, वहाँ पे कौन सी ट्री स्पीसीज हैं, तो ये सब यहाँ पे देखो। वॉल्यूम नंबर 2 में दिया है स्टेट स्पेसिफिक, तो सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। पर्टिकुलर स्टेट का जैसे मतलब अब राजस्थान का एग्ज़ाम है तो राजस्थान वाले बच्चे राजस्थान का डेटा वहाँ से देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम में वहाँ से पूछे जाने के चांसेस होंगे, और एक टोटल नेशनल लेवल का। तो उसी तरीके से जैसे छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो फिर छत्तीसगढ़ वाले बच्चे छत्तीसगढ़ के स्टेट का जो डेटा दिया है वो देख सकते हैं। तो उसी तरीके से आप स्पेसिफिक वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो एफएसआई के इनिशिएटिव में एक है यहाँ पे फॉरेस्ट रेफरेंस लेवल, तो फॉरेस्ट रेफरेंस लेवल यानी एफआरएल, तो इसका सबमिशन किया गया UNFCCC को। तो ये रिपोर्ट है एफएसआई के द्वारा, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसको ये डेटा दिया गया, और फिर अप्रूवल के बाद में ये फिर UNFCCC को सबमिट किया गया है। तो एफआरएल से हमारा क्या मीन है कि देखो IPCC जो है उसकी गुड प्रैक्टिस गाइडेंस यहाँ पे दी गई हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसकी गाइडलाइंस पे फॉरेस्ट रेफरेंस लेवल एफएसआई के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ये एक बेस लाइन होती है, बेस लाइन इमिशन लेवल फ्रॉम द फॉरेस्ट, एंड इज आल्सो वन ऑफ द 4 रिक्वायरमेंट फॉर ए कंट्री टू बी REDD है। तो रेड प्लस से हमारा मीन है कि जो रिड्यूसिंग इमिशन जो कि डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन की वजह से कोज होता है, तो उसके लिए ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। आगे दिया गया है कि जो FRL है फॉरेस्ट रेफरेंस लेवल, तो ये जो रिपोर्ट है ये FSI ने बनाई है, और फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे सौंप देती है रिपोर्ट। उसके बाद में इसके अप्रूवल के बाद ये फिर UNFCCC को भेजी गई है। तो इंडिया FRL हैज़ बिन जो अपलोड कर दी गई है UNFCCC की जो वेबसाइट है उस पर। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि सबमिशन ऑफ कंट्री रिपोर्ट ऑन ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट FRA 2020। तो देखो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, ये रिपोर्ट भी FSI के द्वारा ही दी जाती है, लेकिन इसका जो ये किससे रिलेटेड है देखो, GFRA यानी वैसे इसको FRA कहते हैं, और ग्लोबल लेवल पे ये ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट हो जाता है। तो FAO जो है वो अपनी मेंबर कंट्रीज़ को बोलता है कि भाई ये जो यहाँ पे आपके जो फॉरेस्ट हैं, पर्टिकुलर कंट्रीज़ की बात की जा रही है, तो कंट्रीज़ के जो फॉरेस्ट हैं उनका मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हैं, तो ये सारी रिपोर्ट फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट में ये जो रिपोर्ट है फिर इसको सबमिट की जाती है। तो इंडिया में जो ये काम है FRA की प्रोसेस का, ये करती है FSI। तो देखो FAO की नोडल एजेंसी आज ये काम करती है, और इंडिया में FSI है वो इसकी नोडल एजेंसी है। तो ये रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है FSI के द्वारा, और सबमिट हैज़ बीन रिसेंटली सबमिटेड बाय FSI टू FAO।
तो ये रिसेंट में की गई, तो हमें पता होना चाहिए कि ये FAO से रिलेटेड है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट जो है। अब नेक्स्ट है अपग्रेडेशन ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो DSS ये क्या होता है? देखो, इसका अपग्रेडेशन किया गया है। ये DSS जो है वो एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम है जो कि GIS बेस्ड है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन बेस्ड है ये सिस्टम। FSI ने ये इस्टेब्लिश किया था 2014 में और अब इसको अपग्रेड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे है नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंटरी है, इसको मॉडर्नाइज किया गया है। तो FSI ने क्या किया है कि अब एक नई डिज़ाइन है वो इम्प्रूव की है इसकी डिज़ाइन में। तो न्यू इन्वेंटरी डिज़ाइन जो है वो ग्रिड ऑफ साइज 5x5, 5 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर यहाँ पे साइज रखी गई है। तो काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट यहाँ पे किए गए हैं। नेक्स्ट है परमानेंट ऑब्जर्वेशन प्लॉट्स। तो ऑब्जर्वेशन किया जाना है, तो किसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं? तो हमारा जो इकोलॉजिकल है यहाँ पे मॉनिटरिंग, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करने के लिए ऑब्जर्वेशन प्लॉट हैं, ये यहाँ पे बनाए गए हैं कंट्री में, स्टेट्स में। इसके बाद है इस्टेब्लिशिंग ए सेंटर फॉर मैथडोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो काफ़ी सारे तरीके के रिसर्च और डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं हमारे जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है। तो काफ़ी सारे जैसे रिमोट सेंसिंग पे, स्टेटिस्टिक्स पे, फॉरेस्ट बायोमेट्री, जियोडसी एंड फॉरेस्ट फायर एंड फॉरेस्ट कार्बन असेसमेंट, काफ़ी सारी चीज़ों पे देखो ये बेस्ड है। तो इसके लिए एक आवश्यकता महसूस हुई है मैथडोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की। तो रिसेंट में एक सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि रिसेंट में ही सेंटर फॉर मैथडोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? तो जो FSI है हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, उसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है और वहीं पे ही ये सेंटर फॉर मैथडोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को वहाँ पे ही इस्टेब्लिश किया गया है। अब हम चलते हैं आगे। आगे है इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रोन्स इन FSI। तो जो ड्रोन है उनकी सहायता से यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया हैं उनको अच्छी तरीके से यहाँ पे उनका जो डेटा है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये वाली टेक्नोलॉजी है, इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद है कोलाबोरेशन विद इसरो इंस्टीट्यूशन फॉर फॉरेस्ट बायोमास मैपिंग ऑफ द कंट्री। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया गया है, देखो कि आपको पूछ सकते हैं। अब जो FSI है उसने इसरो के इंस्टीट्यूशन के साथ कोलाबोरेट किया है। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC जो कि अहमदाबाद में है। आपको पूछ सकते हैं नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एप्लीकेशन सेंटर NESAC शिलोंग में है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट बायोमास मैपिंग के लिए इनसे कोलाबोरेशन हुआ है बाय यूजिंग नेशनल लेवल पे यूजिंग सिंथेटिक अपर्चर रडार डेटा। और ओडिशा और असम का यहाँ पे डेटा इस तरीके से कंप्लीट भी किया जा चुका है। अब हम मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं और जो वर्ल्ड में जो फॉरेस्ट हैं, तो इंडिया के फॉरेस्ट की वहाँ क्या स्थिति है उसको बताया गया है। तो देखो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट है वो FAO के द्वारा किया जाता है। तो देखो 5 साल में एक बार किया जाता है, 1 in 5 ईयर। तो इससे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है सारी कंट्रीज़ के बारे में, फिर उससे इनके बीच में कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। तो लेटेस्ट जो रिपोर्ट थी GFRA की वो 2015 में पब्लिश की गई थी। तो यहाँ पे टॉप 10 to 12 कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ बताया गया है। तो इंडिया देखो 10वें नंबर पे आता है इंडिया फॉरेस्ट एरिया में। ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया का 2% यहाँ पे कवर किया जाता है। तो देख सकते हैं हम अगर पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखें तो। उसके बाद हम चलते हैं आगे।
countries reporting the greatest annual forest area gain। फॉरेस्ट एरिया गेन किया जा रहा है इन कंट्रीज़ के द्वारा, तो इंडिया इनमें 8वें नंबर पे है। फिर है ग्रोइंग स्टॉक के बेसिस पे, तो इंडिया ग्रोइंग स्टॉक के बेसिस पे आता है 11वें नंबर पे। 2015 में ये डेटा रिलीज किया गया था। फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक के बेसिस पे इंडिया आता है 8वें नंबर पे। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको अडॉप्ट किया गया था 2015 में, और 2030 तक हमें ये जो गोल हैं उनको कंप्लीट करना है। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है लिविंग नो वन बिहाइंड। तो यहाँ पे SDG दिए गए हैं, 17 यहाँ पे गोल हैं और 169 इसके टारगेट हैं। अब यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो सस्टेनेबल गोल हैं उनमें देखो 14 नंबर और 15 नंबर आते हैं। 14 नंबर में क्या है कि % चेंज इन एरिया अंडर मैंग्रोव 2 ईयर एंड % चेंज इन एरिया अंडर मैंग्रोव एनुअल। तो ये जो रिपोर्ट है FSI इज रिपोर्टिंग ऑन फॉलोइंग नेशनल इंडिकेटर टू फॉरेस्ट्री सेक्टर। फिर 15 वाला है, उसमें टोटल लैंड एरिया और फॉरेस्ट एरिया के प्रपोर्शन की बात की गई है। फिर जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया है उसका कितना % है टोटल फॉरेस्ट कवर में, और % चेंज इन फॉरेस्ट एरिया कवरेज, इसके साथ ही टोटल ट्री एरिया अचीव्ड आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया। फिर दिया गया है इंक्रीजिंग ट्री फॉरेस्ट कवर इन डिग्रेडेड एरिया, और फिर इंक्रीज इन फॉरेस्ट वेजिटेटिव कवर इन माउंटेन एरियाज। तो ये 14 और 15 नंबर है, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड हैं सस्टेनेबल गोल्स। अब हम चलते हैं आगे। इन रिपोर्ट्स को जितना डीप में आप पढ़ोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। देखो चैप्टर नंबर 2 हमारा शुरू हो गया है। अब इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है फॉरेस्ट के बारे में, क्योंकि फॉरेस्ट कवर ही चैप्टर का नाम है। अब बताया कि फॉरेस्ट कवर के लिए जो असेसमेंट है वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करती है 1987 से, ये हमने देखा। और रिमोट सेंसिंग टेक्निक का यूज करती है, और 16वीं बार ये रिपोर्ट की गई है, देखो 16th इन द सीरीज। एंड पिछले 32 सालों से यहाँ पे ये कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करती आ रही है FSI। तो अब मैं आपसे पूछूं फॉरेस्ट कवर क्या होता है, वैसे तो हम इसको पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं। देखो ऑल ट्री स्टैंड्स विद कैनोपी डेंसिटी ओवर 10% and having an extent of more than 1 hectare including tree, orchards, bamboo, palms, etc. within recorded forest। यहाँ पे जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है वो इंक्लूड नहीं होंगे। ऑन अदर गवर्नमेंटल लैंड्स, प्राइवेट, कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशनल लैंड्स आर इंक्लूडेड इन द असेसमेंट ऑफ द फॉरेस्ट कवर। तो आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है यहाँ पे, तो देखो प्राइवेट, कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशनल लैंड ये भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में आने चाहिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ की बात की जा रही है कि रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं और हर बार क्या है कि अपग्रेड करते रहते हैं यहाँ पे FSI। फिर नेक्स्ट भी यही दिया गया है कि जो ये हमारी रिपोर्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्रूशियल डेटा अवेलेबल कराती है नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, एंड काफ़ी सारे फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, तो एकेडमिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर स्टेक होल्डर, और इवन हमें भी ये पढ़नी पड़ रही है तो देख लीजिए। और स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया 1988, इसको हम कई बार देख चुके हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी के अंडर ये जो गोल है ये रखा गया है। तो 88 वाली जो पॉलिसी है उसमें रखा गया है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशन वाइड फॉरेस्ट कवर मैपिंग। तो मैपिंग के लिए हमने देखा था कि सैटेलाइट डेटा रेजोल्यूशन लिया जाता है 23.5, एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है ये, एज इट बोथ टाइम एंड कॉस्ट एफिशिएंट। कौन सी स्केल यूज की जाती है, 1:50,000 स्केल, तो ये यूज की जाती है यहाँ पे।
काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए। ये मैपिंग के लिए कि फॉरेस्ट कवर को नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चेंज है उनको कवर करती है। इसके साथ ही टू जनरेट इंफॉर्मेशन ऑन फॉरेस्ट कवर इन डिफरेंट डेंसिटी क्लासेस एंड चेंज देयर इन, एंड प्रोड्यूस करती है फॉरेस्ट कवर और थीमेटिक मैप्स, ताकि पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल सके। इसी तरीके से काफ़ी सारे जो पैरामीटर हैं, ग्रोइंग स्टॉक, फॉरेस्ट कार्बन, इस पे इंफॉर्मेशन होती है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनेशनल रिपोर्टिंग। चलते हैं हम आगे। सैटेलाइट डेटा एंड पीरियड। आगे दिया गया है कि जो वॉल टू वॉल मैपिंग है वो 1999 से स्टार्ट हुई थी इंडिया में, और इंडिजिनस यानी जो देश में ही बनाया गया LISS थर्ड सेंसर ऑफ IRS रिसोर्स सेट सीरीज का जो सैटेलाइट था, इसके थ्रू ये मैपिंग स्टार्ट हुई थी। और फॉर द करंट साइकिल यहाँ पे डेटा फ्रॉम द लेटेस्ट LISS एंड थर्ड सेंसर ऑन बोर्ड रिसोर्स सेट सैटेलाइट का जो डेटा है वो यूज किया गया है। ये जो है इसका एडवांटेज है कि जो रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन है इसका ये काफ़ी हाइयर है पहले की तुलना में, 10 बिट का है ये। और डिटेल ऑफ द सैटेलाइट डेटा यूज्ड यहाँ पे प्रेजेंट की गई है, डिटेल देखो। स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन इतनी डिटेल्स में हमें नहीं जाना है, तो आप देख सकते हैं एरिया कवरेज ऑफ वन सीन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर एंड विड्थ 141, टेम्परल रिजोल्यूशन 24 days एंड स्पेक्ट्रल में 23.5 इन ऑल द 4 बैंड्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे दिया गया है कि जो ये डेटा है ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है हैदराबाद में, वहाँ से प्रोक्योर किया गया है। अब हम चल लेंगे आगे। आगे है फॉरेस्ट कवर। अब ये डिटेल इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरेस्ट कवर की क्या डेफिनेशन है या फिर कितनी स्केल यूज की जाती है, कौन से सेंसर हैं। अब हमें ये देखना है कि फॉरेस्ट कवर को यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है कैनोपी डेंसिटी क्लासेस में। तो VDF होता है एक वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो कैनोपी डेंसिटी 70% या उससे ज़्यादा है तो ये VDF में आएगा। और अगर 40 से 70 के बीच में है तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में आएगा। और ओपन फॉरेस्ट होगा अगर जो ऑल लैंड्स विद ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ 10% एंड मोर बट लेस देन 40% है तो, और 10% से कम हुई तो स्क्रब में आएगा और नॉन फॉरेस्ट में आएगा अगर लैंड नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द अबव क्लास। नेक्स्ट देखेंगे हम फॉरेस्ट कवर असेसमेंट ब्रॉड अप्रोच। तो यहाँ कुछ खास नहीं दिया गया। देखो पिक्टोरियल डिपिक्शन दिया गया है यहाँ पे, देखो VDF तो देख सकते हैं कि 70 या इससे ज़्यादा % कितने घने यहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं, तो ये VDF में आएगा। और यहाँ पे थोड़े कम छितरे हुए जो पेड़ हैं वो हैं तो ये आएगा MDF में। और ओपन फॉरेस्ट देख सकते हैं आप 10% से कम, और स्क्रब में सॉरी ये 10 से 40 के बीच में है और ये 10 से कम है। अब है इम्प्रूवमेंट इन द मेथडोलॉजी ऑफ FCM। FCM से हमारा यहाँ मीन है कि फॉरेस्ट कवर मैपिंग। तो देखो ये इम्प्रूव होती रहती है हर बार मेथडोलॉजी। तो अब क्या है, यूज ऑफ ऑर्थो रेक्टिफाइड LISS थर्ड इमेजरी का यूज हुआ है। तो ऑर्थो रेक्टिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं, रिमूविंग डिस्टॉर्शन ऑफ इमेज पर्सपेक्टिव, ठीक है, tilt and relief terrain on the satellite image for the purpose of creating a planimetric image create करने के लिए जो डिस्टोर्शन है उनको रिमूव कर देते हैं इसमें। अब जो ये डेटा है ये हमने देखा था कि अभी अभी हमने पीछे डिस्कस कर रहे थे कि हैदराबाद से जो नेशनल रिमोट सेंसिंग हमारा सेंटर है यहाँ से लिया गया है।
इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि जो ऑर्थो रेक्टिफाइड सैटेलाइट इमेज है ये यूज की गई है फॉरेस्ट कवर मैपिंग में। तो पूछ सकते हैं कि ऑर्थो रेक्टिफिकेशन का यूज़ करते हैं तो किस में करते हैं, फॉरेस्ट कवर मैपिंग में। नेक्स्ट है रेडियोमेट्रिक करेक्शन ऑफ ऑर्थो रेक्टिफाइड सैटेलाइट डेटा। तो यहाँ पे करेक्शन किया जाता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है यहाँ कुछ। फिर है रिफाइनमेंट इन FCM मैथडोलॉजी एंड पब्लिशिंग ए मैनुअल ऑफ FCM। तो यहाँ भी काफ़ी सारे तरीके के मॉडिफिकेशन हुए हैं। फिर हम चल रहे हैं आगे दिया गया है कंकरेंट क्वालिटी चेक एंड क्वालिटी अश्योरेंस QC एंड QA एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे ये QC एंड QA एक्टिविटीज़ हैं, ये इस तरीके से डिफाइन एंड मॉनिटर की जाती हैं यूजिंग द फॉर्मेट्स प्रोवाइडेड इन द पब्लिश्ड मैनुअल। At every stage, a supervising officer check whether the methodology followed by the analyst is as per the manual and also check whether the defined quality standards, तो जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन किए जा रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में क्वालिटी चेक किया जाता है। फिर है ग्राउंड ट्रूथिंग एंड यूज ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। तो ग्राउंड ट्रूथिंग से मीन है एक इंटीग्रल पार्ट है रिमोट सेंसिंग बेस्ड मैपिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ओपन सोर्स ट्रांसफर्स डेटा कलेक्टर मोबाइल एप्लीकेशन को कस्टमाइज किया जाता है फॉर ग्राउंड ट्रूथिंग इन द करंट FCM एक्सरसाइज फॉर कलेक्शन स्टोरेज एनालिसिस ऑफ ग्राउंड ट्रूथ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे है फॉरेस्ट कवर मैपिंग मैथडोलॉजी। तो मैथडोलॉजी यहाँ पे दी गई है कि FCM लेयर वाज मेड compatible with the current satellite data using digital image processing tools of geo rectification। तो काफ़ी सारे मेथड्स यहाँ पे दिए गए हैं। फिर है यूज ऑफ कोलेटरल डेटा टू एड इंटरप्रिटेशन। तो देखो यहाँ पे जो डेटा है while interpretation is carried out LISS third data image from certain collateral sources जैसे गूगल अर्थ, सेंटिनल-2 डेटा ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, लैंडसेट 8 डेटा and US geographical survey and inventory data of FSI are also referred to wherever necessary। तो यहाँ पे यूज किया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट दिया गया है वैलिडेशन ऑफ चेंज मैप्स। तो यहाँ पे मैप्स के वैलिडेशन को चेक किया जाता है। फिर है पोस्ट फील्ड करेक्शन। तो यहाँ पे जो भी करेक्शन करना होता है वो करेक्शन किया जाता है। फिर लिमिटेशन क्या है फॉरेस्ट कवर मैपिंग की, काफ़ी सारी यहाँ पे लिमिटेशन दी गई हैं, जैसे कि जो एक्यूरेसी है यहाँ पे वो प्रभावित होती है। सिंस द रिजोल्यूशन ऑफ LISS थर्ड सेंसर डेटा इज़ 23.5, तो यहाँ पे जो लैंड कवर फीचर है हैविंग ए ज्योमेट्रिक डायमेंशन जो कि 23.5 है ऑन द ग्राउंड आर नॉट डिसर्निएबल। और इसके साथ ही यहाँ पे जो लेंटाना वीड्स वगैरह होती हैं ये यहाँ पे जो मैपिंग का काम है उसको काफ़ी टफ कर देती हैं। कई बार ग्राउंड डिटेल्स हैं वो क्लाउड्स एंड शेडो की वजह से प्रभावित होती हैं और एप्रोप्रिएट सीजन डेटा का नॉन अवेलेबल होना भी कई बार बाधा के रूप में काम करता है। फिर यंग प्लांटेशन और ट्री हैं with less chlorophyll or inadequate foliage many time are not discernible on satellite image due to inadequate reflectance। तो कई बार ये शो नहीं होते हैं, इसकी वजह से भी डेटा में थोड़ा चेंज आता है। हेज एंड अदर एटमॉस्फेरिक डिस्टोर्शन की वजह से भी इंटरप्रिटेशन में यानी धुंधलाहट की वजह से भी यहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है, स्पेशली इन कोस्टल एरियाज। फिर है फॉरेस्ट कवर असेसमेंट।
फॉरेस्ट कवर जो है इंडिया का, उसको यहाँ पे 3 कैनोपी डेंसिटी में डिवाइड किया गया है, डेंस, मॉडरेटली डेंस एंड ओपन। स्क्रब एरिया को फॉरेस्ट कवर का पार्ट नहीं माना गया है, तो इनको हम डिटेल से अभी देख चुके हैं कि कौन से कितने % होना चाहिए। अब देखो यहाँ से आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लगवा सकता है कि यहाँ पे हमारे जो कैनोपी डेंसिटी के बेसिस पे देखें तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, उसके बाद ओपन फॉरेस्ट है और वेरी डेंस फॉरेस्ट 3.02% है हमारे जोग्राफिकल एरिया के। फिर देखो टोटल हो गया 21.67। अब इसमें हम स्क्रब को ऐड करेंगे, स्क्रब को नहीं, ट्री कवर को, तब फिर हम निकालेंगे अपना वो 24.56% जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब आप देख सकते हैं स्क्रब को, ये 1.41% एरिया कवर करता है एंड नॉन फॉरेस्ट एरिया है हमारा 76.92%। अब हम देखेंगे आगे, यहाँ देखो नॉन फॉरेस्ट एरिया ये ब्लू वाला यानी कितना बड़ा पार्ट है। उसके बाद ये जो है हमारा VF एरिया काफ़ी ग्रीन दिखाया है यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट है, फिर मॉडरेटली डेंस है और फिर हमारा यहाँ पे ओपन फॉरेस्ट है और रेड वाला स्क्रब में। तो फॉरेस्ट कवर को इस तरीके से शो किया गया है। तो फॉर IFS एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर आता है। यहाँ पे तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में लगवा सकते हैं। इसके बाद है टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया, वही डिटेल बार बार में दी गई है देखो। उसके बाद फिर से वही डिटेल दी गई है, आप देख सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किए कि MDF वाला एरिया ज़्यादा है हमारे, फिर OF का है और फिर है VDF का। फिर है स्टेट यूनियन टेरिटरी वाइज फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर मैप 2019 मैप दिया गया हमारा। यहाँ पे डेटा दिया है फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट यूटीज इन इंडिया। तो स्टेट स्पेसिफिक आप देखोगे तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा पूरा। मध्य प्रदेश जो है उसके पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है हमारी कंट्री में, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और फिर ओडिशा एंड महाराष्ट्र। एंड % के बेसिस पे देखें हम तो मिजोरम के पास सबसे ज़्यादा है, फिर अरुणाचल प्रदेश के पास है, फिर 76.33 मेघालय के पास है, फिर मणिपुर के पास, फिर नागालैंड के पास है। ठीक है, तो % के बेसिस पे आप देख रहे हैं कि ये जो पांचों स्टेट है वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यानी यहाँ पे काफ़ी सारी ग्रीनरी है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, फॉरेस्ट कवर ऑफ जम्मू कश्मीर है, इसको अपडेट किया जा रहा है अब कि देखो 31 अक्टूबर 2019 को यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी। तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि तेलंगाना का जो क्वेश्चन है वो अभी तक एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि कब तेलंगाना बना। तो यहाँ पे 31 अक्टूबर को इनको यूनियन टेरिटरीज़ में विभाजित कर दिया गया था। तो ये जो डेटा है अब ये फिर अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ के हिसाब से अपडेट किया गया है। फिर है चेंज इन फॉरेस्ट कवर, तो ओवरऑल गेन हुआ है 3976 स्क्वायर किलोमीटर का पिछले असेसमेंट की तुलना में। तो इसमें हमने देखा था स्टार्टिंग में कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, फिर आंध्रा में, फिर केरला में, फिर जम्मू कश्मीर में। और जो डिक्रीज़ हुआ है वेयर स्टेट शोइंग लॉस इन फॉरेस्ट कवर वो है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। अब हम देखेंगे आगे, अब है फॉरेस्ट कवर इनसाइड एंड आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और ग्रीन वॉश। तो मोस्ट ऑफ द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में वेजिटेशन यहाँ पाई जाती है, येट देयर आर ब्लैंक और एरिया विद डेंसिटी लेस देन 10% के भी ट्री यहाँ मिलते हैं।
On the other hand, there are areas outside the recorded forest with tree stand of more than 10% canopy density and size 1 hectare or more. Such areas also constitute forest cover and are included in the forest cover assessment of FSI. Therefore, the change taking place in the forest cover is not necessarily due to change within the recorded forest area, but also because of change outside recorded forest area. तो यहाँ पे देखो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, इसमें लार्जली कंसिस्ट ऑफ रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट विच हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, जो हमारा एक्ट है 1927 का, इसके अनुसार यहाँ पे इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंडर आते हैं ये हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड रिजर्व्ड फॉरेस्ट। अब ये फॉरेस्ट और पॉलिसीज हैं वो यूनिट नंबर जो 7 है उसमें ये हमने PDF में ये हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर है ग्रीन वॉश। तो ग्रीन वॉश में क्या है, इन द सर्वे ऑफ इंडिया टोपोग्राफिक सीट्स हैं, एरिया सोन बाय ग्रीन कलर, इनको रेफर किया जाता है एज ग्रीन वॉश। ये रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेस्टेड एरिया एट द टाइम ऑफ सर्वे फॉर प्रिपेयरिंग सच टोपोग्राफिक शीट्स। तो ग्रीन वॉश हैज़ बीन यूज्ड एक सब्सटीट्यूट के तौर पे यूज किया जाता है RFA के इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज स्टेट एंड यूटीज फ्रॉम वेयर द यूजेबल डिजिटाइज्ड बाउंड्री ऑफ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कुड नॉट बी मेड अवेलेबल टू FSI। एंड इसके साथ ही 1:50,000 की जो स्केल है वो यूज की जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं काफ़ी सारी डिटेल यहाँ दी गई है इसमें। फिर दिया चेंज मैट्रिक्स। देखो चेंज है फॉरेस्ट कवर में एक डायनामिक प्रोसेस है, तो इसी से रिलेटेड है ये चेंज मैट्रिक्स। तो चेंज मैट्रिक्स गिव्स ए क्वांटिटेटिव अकाउंट ऑफ क्लास वाइज चेंज एंड आल्सो द फ्लक्स ऑफ चेंज अमंग द क्लास बिटवीन द करंट एंड प्रीवियस असेसमेंट। तो जो चेंज हुआ है उसको दिखाती है ये। फिर है फॉरेस्ट कवर इन हिल डिस्ट्रिक्ट। तो हिली डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। देखो यहाँ देख सकते हो टोटल अरुणाचल प्रदेश में। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं फॉरेस्ट कवर इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का देखा जाए तो भी यहाँ पे देखो अरुणाचल प्रदेश में ही है सबसे ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट कवर इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। फिर है फॉरेस्ट कवर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। देखो हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ काफ़ी ग्रीनरी है, तो ये पूरे जोग्राफिकल एरिया का तो सिर्फ 7.98% ही कवर करते हैं, लेकिन हमारा जो फॉरेस्ट कवर है उसका 25% ये कवर करते हैं, यानी अकाउंट फॉर नियरली 1/4 ऑफ इट्स फॉरेस्ट कवर। तो देख लीजिए कितनी ज़्यादा ग्रीनरी यहाँ पे है और कितना इम्पोर्टेंट योगदान यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के द्वारा दिया जाता है। देखो फॉरेस्ट कवर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो हमारे जो डेंस फॉरेस्ट है वेरी डेंस फॉरेस्ट उसका देखो 10.86% एरिया तो अकेले हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कवर करते हैं। उसके बाद है फॉरेस्ट कवर इन डिफरेंट एल्टीट्यूड जोन्स। तो एल्टीट्यूड जोन्स दिए गए यहाँ पे एनालिसिस के लिए, तो ये जोन है इन पे यहाँ पे फॉरेस्ट कवर को असेस किया जाता है। फिर है फॉरेस्ट कवर इन डिफरेंट स्लोप क्लासेस। तो डिफरेंट स्लोप क्लासेस पे यहाँ पे ये टेबल प्रिपेयर की जाती है। फिर है वेटलैंड्स और उनका एक्सटेंट इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और ग्रीन वॉश। देखो फॉरेस्ट एरिया इनसाइड फॉरेस्ट एरिया के अंदर वेटलैंड्स हैं उनके यहाँ पे कुछ इमेज दी गई हैं।
फिर है एक्यूरेसी असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो जो एक्यूरेसी असेसमेंट है ये एक इसेंशियल पार्ट है रिमोट सेंसिंग का, रिमोट सेंसिंग बेस्ड मैपिंग का। एंड एक्यूरेसी असेसमेंट इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन एरर और कंफ्यूजन मैट्रिक्स prepared by comparing agreement and disagreement between the remote sensing based classification। तो इससे confusion matrix बनाते हैं। error matrix जो है वो एक array है, number of arranged in rows and columns, ये एक square matrix है with number of rows and column square matrix में equal होते हैं, representing different classes of mapping को ये मैप करता है। फिर मैथडोलॉजी दी गई है यहाँ पे, फाइंडिंग्स, बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें दी गई है। यहाँ पे फॉरेस्ट कवर अलोंग गंगा रिवर के आसपास जो फॉरेस्ट कवर असेसमेंट किया गया है उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे स्पीसीज दी गई है हिमालय रीजन की, गैंगेटिक प्लेन की, डेल्टिक प्लेन्स की। ये जो है बैम्बो की स्पीसीज है ये। देखो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में एफोरेस्टेशन की तस्वीर यहाँ पे दिखाई जा रही है। 2017 में देखो यहाँ पे ग्रीनरी हुआ करती थी और अब यहाँ पे इस तरीके की इमेज। फिर है चैप्टर नंबर 3, इसमें मैंग्रोव कवर के बारे में बताया है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैंग्रोव कवर जो है, यानी मैंग्रोव जो पौधे हैं, मैंग्रोव वनस्पति, वो सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स का ग्रुप होती है और ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल यहाँ इस रीजन में मिलते हैं, अकरिंग मैनली बिटवीन लैटिट्यूड 24 डिग्री नॉर्थ एंड 38 डिग्री यहाँ पे साउथ के बीच में मिलती है ये। अब यहाँ पे इनकी कुछ स्पेशलिटी दी गई है। देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन, हाई सैलिनिटी एंड डायूरनल टाइडल इनंडेशन के दौरान भी ये सरवाइव कर जाती हैं। सक्लेंट लीव्स, संकन स्टोमेटा, एरियल ब्रीथिंग रूट्स इसकी विशेषता हैं। तो अगर आपने जो लेक्चर्स हैं उनको ध्यान से पढ़ा है तो इसको हमने डिस्कस किया था वहाँ पे। न्यूमेटोफोर्स, ये ऐसे रूट्स होती हैं जो ज़मीन से बाहर की ओर निकली हुई होती हैं। देखो यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे स्पेशलिटी है ये मैंग्रोव्स की। फिर है रिमोट सेंसिंग के मेथड से ही यहाँ पे मैपिंग की जाती है। GIS इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है यहाँ पे रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ मैंग्रोव्स इकोसिस्टम की मैपिंग के लिए। हम नेक्स्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंस दी गई है मैंग्रोव्स की, तो इसको देख लेना आप एक बार। काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे मैंग्रोव्स। काफ़ी कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम होता है ये, सोइल इरोजन वगैरह से बचाव होता है मैंग्रोव की वजह से। काफ़ी इम्पोर्टेंट कार्बन सिंक का काम करते हैं। अब ग्लोबल स्टेटस क्या है मैंग्रोव कवर का, तो पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ दिया गया है मैंग्रोव्स का कि टोटल मैंग्रोव जो हैं वो वर्ल्ड में 15 मिलियन हेक्टेयर यहाँ पे कवर करते हैं, जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं वर्ल्ड की उनका 1% है। और इंडिया में जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनका 3% कवर किया जाता है इंडिया के द्वारा मैंग्रोव का। फिर है कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स। देखो मैंग्रोव इकोसिस्टम बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल इकोसिस्टम है
और काफ़ी रिच है ये बायोडाइवर्सिटी में। चैंपियन और सेठ ने जब क्लासिफिकेशन दिया था तो मैंग्रोव आर इंक्लूडेड इन टाइप ग्रुप 4 लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट में इसको यहाँ पे कवर किया गया है, जिसमें देखो लिटोरल फॉरेस्ट, मैंग्रोव स्क्रब एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, सॉल्ट वाटर मिक्स्ड फॉरेस्ट एंड ब्रेकिश वाटर मिक्स्ड फॉरेस्ट, ये इनको यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया गया है। चैंपियन एंड सेठ के द्वारा दिया गया था ये। फिर है कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्पीसीज दी गई हैं मैंग्रोव इकोसिस्टम की। देखो एविसिनिया ओविशिनियल, मोरिंडा सिट्रीफोलिया, राइजोफोरा, म्यूक्रोंटा एंड सोनेरेटिया एल्बा, एविसेनिया एल्बा, ब्रूगुएरा सिलेंड्रिका एंड हेरिट्रिया लिटोरलिस एंड फोनिक्स पैलिडोसा एंड मोरिंडा सिट्रीफोलिया एंड सेरियोपस टेगल। अब यहाँ पे मैंग्रोव कवर का असेसमेंट दिया गया है। देखो जो मैंग्रोव कवर है ये 0.15% है हमारे टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, और इसमें पिछले असेसमेंट की तुलना में 54 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे मैंग्रोव कवर दिखाया गया है। देखो डिफरेंट स्टेट एंड यूटीज़ का, तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल जो है हैज़ 42.45% इंडियाज़ मैंग्रोव कवर। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं गुजरात में मिलता है, और उसके बाद में हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। लेकिन अगर ऐसे पूछ लें कि मैंग्रोव कवर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ हुआ है, तो गुजरात जो है वहीं पे इंक्रीज हुआ है, और गुजरात में वेटलैंड सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। तो ये डेटा और दिया है यहाँ पे। फिर देखो मैंग्रोव इकोसिस्टम का फोटो यहाँ दिखाया गया है, कितना रिच है ये बायोडाइवर्सिटी में। काफ़ी सारे मैप्स हैं यहाँ पे। फिर हमारा चैप्टर नंबर 4 शुरू हो जाता है। देखो इसमें फॉरेस्ट टाइप एंड बायोडाइवर्सिटी दी गई है। तो फॉरेस्ट टाइप है वो आप कहीं एक जगह से पढ़ लीजिए, बार बार अलग अलग जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और ये गवर्नमेंट की ऑथेंटिक रिपोर्ट है तो आप यहीं से पढ़ लीजिए। यहाँ बताया गया है कि पहले जब हमारा इंडिया अनडिवाइडेड था 1935 में चैंपियन ने क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया था। फिर सेट है इन्होंने भी इनको ज्वाइन कर लिया था, और एक इन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट दी थी रिवाइज सर्वे ऑफ फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया। यानी जब हमारा इंडिया आज़ाद हो गया था तब इन्होंने फॉरेस्ट टाइप का फिर से क्लासिफिकेशन किया। इसी क्लासिफिकेशन को हम अभी तक मानते आए हैं। तो मैपिंग फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया ये बताया है, और थोड़ी देर पहले हमने डिटेल देखी थी कि 2011 से यहाँ पे फिर से शुरू की गई थी प्रोसेस। तो दिया गया है मैपिंग ऑफ फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया। तो प्रोजेक्ट ऑन फॉरेस्ट टाइप मैपिंग ऑफ इंडिया इसको इनिशिएट किया गया था एफएसआई के द्वारा 2005 में अंडर द नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम सब कमिटी ऑन बायो रिसोर्सेज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिए गए हैं कि चैंपियन एंड सेठ की जो क्लासिफिकेशन स्कीम है उसी के आधार पे यहाँ पे डिटेल रिपोर्ट प्रिपेयर करना, और जो स्केल है 1:50,000 उसको यूज़ करके यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप को मैप करना, और एटलस का पब्लिकेशन। फिर कुछ फाइंडिंग्स दी गई हैं यहाँ पे। तो चैंपियन एंड सेठ ने जो फॉरेस्ट टाइप में विभाजित किया था उसमें 178 टाइप को मैप किया गया,
काफ़ी सारी डिटेल है। जो यहाँ पे देखो 1:50,000 स्केल को यूज किया गया था, ये अभी भी यूज की जाती है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब है बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट इन डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप ग्रुप्स। तो बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट 1992 में रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस में उभर के आया था और उसके बाद रेटिफिकेशन का काम शुरू हुआ था। तो कॉन्फ्रेंस ओपन द वे टुवर्ड्स द रेटिफिकेशन ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन 2002. Biological Diversity Act in the year 2002, which aimed to conserve biodiversity, manage its sustainable use, and enable fair and equitable sharing of benefits arising out the use of biological resources. तो यहाँ पे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से जो बेनिफिट है उनकी इक्विटेबल एंड फेयर शेयरिंग का प्रावधान है। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। फिर है असेसिंग बायोडाइवर्सिटी। तो काफ़ी सारे इंडेक्स दिए गए हैं, देखो मार्गेल्फ इंडेक्स, मैनहेनिक इंडेक्स, सिम्पसन इंडेक्स एंड सेनन विनर इंडेक्स। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडेक्स है वो सेनन विनर का इंडेक्स है। तो इसको आगे दिया गया है, इसको क्यों यूज किया जाता है? फॉर कंपेयरिंग डाइवर्सिटी बिटवीन वेरियस हैबिटेट्स। It gives a measure of species abundance and richness to quantify diversity of the species. इसको एस डेस इक्वल टू माइनस सिग्मा पी आई एंड log पी आई से इसको शो करते हैं। यानी सेनन विनर इंडेक्स इज एलाबोरेटेड एज द proportion ऑफ द species is relative to the total number of species. टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज पी आई यानी समीशन ऑफ पी आई, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है बाय द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ दिस प्रपोर्शन। तो लॉगरिथम ऑफ दिस प्रपोर्शन मीन्स log पी आई। उसके बाद है यहाँ पे मेथडोलॉजी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्लॉट्स के लिए यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को यूज किया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ट्री बायोडाइवर्सिटी। तो मैक्सिमम ट्री बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेगी ट्री डाइवर्सिटी। तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट में ये मिलती है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। और उसके बाद में एवरग्रीन फॉरेस्ट है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे पाई जाएगी। इसके बाद है श्रब बायोडाइवर्सिटी। तो श्रब कहाँ मिलेंगे? श्रब्स भी एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेंगे। तो जो हमने पहले देखा है वहीं पे यहाँ पे श्रब भी मिलेंगे। फिर है हर्ब। हर्ब कहाँ मिलेंगे? मैक्सिमम हर्ब डाइवर्सिटी मिलती है ट्रॉपिकल वेट एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में, जैसे अरुणाचल प्रदेश एंड असम वगैरह हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अब जो हमारे लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट है यानी मैंग्रोव हैं, वहाँ पे जो हर्ब है वो काफ़ी कम होते हैं। फिर यहाँ पे डिटेल दी गई है, देखो स्टेट ऑफ कर्नाटका में मैक्सिमम स्पीसीज मिलती हैं यहाँ पे ट्रीज़ की, अरुणाचल प्रदेश में श्रब्स मिलते हैं एंड जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम स्पीसीज मिलती हैं हर्ब्स की। और जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे ये तीनों ही मिलते हैं, मैक्सिमम रिचनेस ऑफ स्पीसीज व्हेन ऑल द थ्री टाइप्स अकाउंट की जाती हैं। तो फिर तमिलनाडु एंड कर्नाटका। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्पीसीज रिचनेस ऑफ टॉप 5 स्टेट फॉर ट्रीज बताइए। देखो कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, उड़ीसा। तो सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम चलते हैं आगे, ये चैप्टर नंबर 5 है, फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग। आई थिंक कुछ स्किप हो गया पीछे।
ये हमारे फॉरेस्ट टाइप दिए गए हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ हम देख रहे हैं फॉरेस्ट फायर एंड मॉनिटरिंग। तो फॉरेस्ट फायर है, ये काफ़ी डैमेज पहुँचाते हैं हमारे फॉरेस्ट को। तो ऑस्ट्रेलिया में जो फायर लगी थी उसके बारे में आपने सुना होगा, और फायर है वो लगती रहती है यहाँ पे फॉरेस्ट में। अब यहाँ पे है नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर 2018, तो ये प्लान बनाया गया था यहाँ पे। ये जो प्लान है ये प्रपोज करता है 9 स्ट्रेटजीज टू एड्रेस इशू इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट एट FSI। तो यहाँ पे FSI का रोल है प्रोवाइडिंग टाइमली फॉरेस्ट फायर अलर्ट्स टू द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड कम्युनिटीज़। फिर है स्ट्रेंथनिंग फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट इन इंडिया ए जॉइंट स्टडी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक यहाँ पे रिपोर्ट दी गई, स्ट्रेंथनिंग फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट इन इंडिया 2018 में ये रिलीज की गई थी। तो इस जो रिपोर्ट में यहाँ पे बताया गया था कि the study revealed that in the year 2020 district representing 3% India's land area, 16% forest area, accounted for 44% of all fire detection। तो इसमें पूरा फायर का बताया गया था। फिर उस तरीके से मैनेजमेंट के लिए कदम उठाए जाते हैं। फिर है फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, जो हमारा फास्ट जो सिस्टम है वो यूज किया जाता है, और इसका अपग्रेडेड वर्जन यूज किया गया है फास्ट 3। तो द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम वर्जन 3 इसको रिलीज किया गया है ड्यूरिंग द प्री फायर सीजन मीटिंग विद द नोडल ऑफिसर ऑफ द SFDs। ठीक है। फिर है फॉरेस्ट फायर अलर्ट द प्रोसेस। इसमें क्या होगा भाई कि फॉरेस्ट फायर अलर्ट disseminated by FSI is based on the inputs from 2 collaborative arrangement between NASA ISRO and ISRO FSI। तो ये जो हॉटस्पॉट है डिटेक्ट किए जाते हैं मोडीज एंड SNPP। यहाँ पे ये है 7RS20, आई डोंट नो ये सेंसर के नाम है, पर तो इन सेंसर के द्वारा ये डिटेक्ट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे थ्योरेटिकल पूरा दिया गया है। Forest fire information enriched by appending attributes like state, फिर district, फिर circle, फिर division, फिर range, फिर beat। तो beat देखो सबसे छोटी यहाँ पे इकाई है, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले हमारे लेक्चर्स में। अब यहाँ दिया गया कि 2004 से 16 के बीच में वर्जन फर्स्ट यूज किया जाता था, 2017 में वर्जन 2 एंड अब 2019 में वर्जन 3 जो है फास्ट का वो यूज किया गया है। तो जो फास्ट है 3 उसके बारे में बताया गया है पूरा। फिर यहाँ पे पूरा पिक्सल क्लस्टर के बारे में बताया है। जो हमने अभी सेंसर देखा और जो टेक्नोलॉजी फास्ट 3 यूज की जाती है ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड डेंजर रेटिंग। तो FSI ने स्टार्ट किया है यहाँ पे काम करना इस पे 2016 से, अर्ली वार्निंग एंड डेंजर रेटिंग सिस्टम। FSI ने रिसेंटली स्टार्ट किया है टू वर्क ऑन ए सिस्टम सिमिलर टू फायर वेदर इंडेक्स ऑफ कैनेडियन फॉरेस्ट फायर डेंजर रेटिंग सिस्टम। तो इनमें काफ़ी समानता है। फॉर फायर डेंजर रेटिंग इन इंडिया उन्हें पायलट बेसिस पे शुरू किया है फायर वेदर इंडेक्स। तो ये इम्पोर्टेंट है कि फायर से रिलेटेड अलर्ट जो है वो घोषित की जाते हैं FSI के द्वारा। फिर है आइडेंटिफाइंग फायर प्रोन फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया।
The analysis of fire-prone forest area was carried out by FSI, and the results were published in the Technical Information Series, ये रिपोर्ट में। और यहाँ से क्या पता चला है कि 4% जो एरिया इंडिया का वो एक्सट्रीमली प्रोन टू फायर है, यानी यहाँ पे काफ़ी डेंजरस है, फायर लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है। फिर 6% है वो वेरी हाईली प्रोन है। फिर मोर देन 36% है वो एस्टिमेटेड प्रोन टू फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर। तो काफ़ी चिंताजनक बात है ये हमारे फॉरेस्ट कवर के लिए और हमारे लिए। फिर नेक्स्ट है कि जो मोस्ट ऑफ द फायर प्रोन फॉरेस्ट एरिया है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री में मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कई स्टेटमेंट में दे सकते हैं ये। देखो जब हम डिस्कस कर रहे थे हमारे यूनिट्स तब हमने देखा था अलग से दिख जाती हैं ये सैटेलाइट से। देखो बर्न्ट एरिया है वो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, इस तरीके से पहचान लिया जाता है इनको। फिर चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो गया है। हमने हमारे चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं और ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, तो जो बाकी के 5 चैप्टर हैं वो हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगी जिसमें जो राजस्थान का स्पेसिफिक है उसको मेंशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।